नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, दी ट्रिपल एसबी, बिहार स्टेट, एनवीएस, केवीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी आपके स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे पेपर सॉल्यूशन, कई सारे मॉक टेस्ट और साथ ही साथ आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी महामैराथन क्लासेस ज़रूर जाके देखिए, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में किस प्रकार से क्या और कैसा पढ़ाया जाता है। आज की तारीख में आपको 100+ वीडियोस मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर की गई है और सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। थ्योरी क्लास की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, एमसीक्यू क्लास की जो मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ चलती है उसकी अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ऐसे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे मैं आपको अभी का बताऊं तो अभी आपकी 50 एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, जिसको स्पेशल टेस्ट सीरीज़ का नाम दिया गया है। तो ये जो आपकी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है, इसमें 50 एमसीक्यू कराए जा रहे हैं हर एक क्लास में, और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपकी आज की क्लास नंबर 5 होने वाली है। ये आपकी क्लास नंबर 5 होने वाली है आज की, जिसमें हम बहुत ही बढ़िया से एमसीक्यू करने वाले हैं और बहुत ही अलग क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। थोड़े दिन से क्लास नहीं हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सभी को पता है मौसम कैसा ख़राब हो रहा था, उस कारण थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो आज आपकी क्लास काफ़ी अच्छे से मैं लेने वाला हूँ। तो अब इसमें क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट, बिहार स्टेट और बीपीएससी यानी कि बिहार स्टेट, यूजीसी नेट, एमपी टेट या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कोर्स है। एमपी टेट का तो खैर अलग कोर्स है। यूजीसी नेट, बिहार स्टेट या दी ट्रिपल एसबी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। मात्र 600 रुपीज़ में आपको क्लासेस, लाइव टेस्ट का मतलब टेस्ट और आपके रिकॉर्डिंग्स और साथ ही साथ आपके स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपका क्लास है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप एमपी टेट के स्टूडेंट हैं तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये कोर्स मैंने बहुत पहले लॉन्च किया था, जिसमें आपकी 3 मंथ की क्लासेस मैंने कर दी थी बाद में। तो इसमें आपको टोटल 24 क्लासेस, सारे टेस्ट, टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट, इसके अलावा आपके स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और फुल सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। इस हिसाब से ये क्रैश कोर्स आपका जो 3 मंथ का कर दिया गया है। तो अगर आप इसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारी एमसीक्यू की जो क्लास है 50 एमसीक्यू की, वो शुरू करते हैं। बहुत टाइम से स्टूडेंट मेरी क्लास का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए, आपका पहला जो प्रश्न है 201 नंबर का। अभी तक हम 200 क्वेश्चंस कर चुके हैं ये पूरी पीडीएफ में। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1 नंबर से हमने शुरू करा था, 200 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि अगर आप इस एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो पहली लिंक मिलेगी वो प्लेलिस्ट की लिंक होगी आपके महामैराथन क्लास की, और उसके जस्ट नीचे आपकी जो प्लेलिस्ट की लिंक होगी वो आपकी होगी ये 50 एमसीक्यू सीरीज़ की स्पेशल जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसमें 4 आपकी जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, यानी 4 क्लास ले चुका हूँ, तभी आपके 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये आपकी 5th क्लास है, तो आज हम इसमें 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपने वो 200 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। सारी लिंक प्लेलिस्ट की आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी और बाकायदा सारे नाम से मिलेगी। तो आप नाम देख के उस पर क्लिक करिएगा तो आपकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और उसमें सारे वीडियो आपके मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं।
पहला प्रश्न है आपका, रुद्र वीणा में कितनी सारिकाएं होती हैं? 15, 18, 19 या फिर 25? तो रुद्र वीणा की बात हो रही है आपकी यहाँ पे, तो रुद्र वीणा में आपके 18 सारिकाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रुद्र वीणा के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो बहुत सिंपल प्रश्न है। रुद्र वीणा के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका है परिवादिनी, नोट कर लीजिए चाहे तो आप, परिवादिनी, और दूसरा आपका है सरवरी वीणा। परिवादिनी आपकी 7 तार की होती है और सरवरी वीणा आपकी 6 तार की होती है। नेक्स्ट चलते हैं। किसने सबसे पहले राग रागिनी वर्गीकरण का खंडन किया? सवाई प्रताप सिंह, BN भातखंडे जी, मोहम्मद रजा या फिर पंडित वेंकटमखी? तो राग रागिनी वर्गीकरण का खंडन जो आपके किया है वो मोहम्मद रजा ने किया है। मोहम्मद रजा का ग्रंथ कौन सा है? नगमते आसिफी, ये इनका ग्रंथ है। और सवाई प्रताप सिंह जी का है राधा गोविंद संगीत सार, ये इनका ग्रंथ है। और इन दोनों ने ही सर्वप्रथम आपके बिलावल थाट को शुद्ध माना था। यानी आपको सभी को पता है कि प्राचीन काल में जो आपका शुद्ध सप्तक थाट था वो आपका काफ़ी था प्राचीन काल में, लेकिन बाद में जो सर्वप्रथम माना है आपके बिलावल थाट को शुद्ध सप्तक में, वो आपके सवाई प्रताप सिंह और मोहम्मद रजा ने ही सर्वप्रथम माना है। इसके बाद फिर VN भातखंडे जी आए तो उन्होंने फिर उसको थाट राग वर्गीकरण पद्धति आपकी बना दी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है। उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत में कौन से राग समान नाम के हैं? इस प्रकार का प्रश्न शायद ही आपको किसी क्लास में अभी तक करवाया गया हो और बहुत ही यूनिक और इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर मैं किसी एग्ज़ाम का पेपर बनाता तो इस प्रकार का प्रश्न जरूर देता। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिणी संगीत में कौन से राग समान नाम के हैं? आभोगी, हंसध्वनि, किरवानी या फिर पहाड़ी? ये 4 नाम आपको दिए हैं और नीचे ऑप्शन है कि 1 या 2, यानी कि आभोगी और हंसध्वनि आपके दोनों संगीत में एक समान नाम के हैं, या आभोगी, हंसध्वनि, किरवानी, या फिर चारों ही आपके दोनों संगीत जो आपका है उत्तरी संगीत दक्षिणी संगीत दोनों में राग समान नाम के हैं। कहने का मतलब यूँ है कि इनका नाम समान है, एक सरी का चलन है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो हिंदुस्तानी संगीत में जो नाम है जैसे पूर्वी है, तो पूर्वी को आपके दक्षिणी संगीत में कामवर्धनी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाम है जिनका नाम जो है वो उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत में समान नाम के हैं। ऐसे राग भी कुछ हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो आइए बात कर लेते हैं। तो आभोगी भी है, हंसध्वनि भी है, किरवानी भी है और पहाड़ी भी है। चारों ही आपके राग ऐसे हैं जो उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत में समान नाम वाले हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट चलते हैं। गोपाल कृष्ण, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गोपाल कृष्ण किससे संबंधित है? विचित्र वीणा, रुद्र वीणा, सितार या फिर वायलिन? तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया, आप पॉज करके आंसर दीजिएगा जिससे आपको पता चले कि आपका आंसर सही जा रहा है या नहीं, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर बाद में आप चेक करिएगा कि मैंने क्या बताया आंसर। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण जी की बात की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर विचित्र वीणा हो जाएगा। अब इसमें कई स्टूडेंट सोचेंगे कि गोपाल कृष्ण तो आपके वायलिन से संबंधित है, तो वो आपके हैं MS गोपाल कृष्ण। MS गोपाल कृष्ण वायलिन से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं दिया है, लेकिन आप गोपाल कृष्ण से आप गलत हो सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण शर्मा जो है, गोपाल कृष्ण के नाम से ही जाना जाता है इनको। गोपाल कृष्ण शर्मा आपके विचित्र वीणा से संबंधित है। और जो आपके MS गोपाल कृष्ण है, MS गोपाल कृष्ण, ये आपके जो हैं ये आपके वायलिन से संबंधित हैं, जिनको MSG भी कहते हैं। ये कर्नाटक के हैं। और आपके गोपाल कृष्ण जी की बात करें तो 1926 में इनका बर्थ हुआ है। 1926 में बर्थ हुआ है इनका।
और ये विचित्र वीणा के कलाकार हैं। अगर इनके पिताजी की बात करें तो पंडित नंद किशोर इनके पिता का नाम है, पंडित नंद किशोर, जिन्होंने आपके पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर से शिक्षा ली है। यानी जो गुरु हैं इनके कौन है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो ये जो पंडित आपके नंद किशोर हैं ये सुरबहार के बहुत बड़े कलाकार थे, सुरबहार। और भी इनको कई सारी चीज़ें जैसे तबला, गिटार, गायन में भी इनकी महारत हासिल थी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें इनको, यानी कि फुल आपके संगीतकार थे ये। और पंडित नंद किशोर जी जो थे, जब ये शांत हो गए तो फिर आपके गोपाल कृष्ण जी ने पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से ही आगे की शिक्षा ली इन्होंने। और 1994 में इन्होंने संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी जीता है। तो ये भी मैं आपको बता दूं, संगीत नाटक एकेडमी आपके लिए नया नाम है। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके जैसे DSSB में आने की संभावना है। तो 1994 में इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है। और सरस्वती सारंग नाम का राग भी इन्होंने आविष्कृत किया था, सरस्वती सारंग। और भी 2-3 राग हैं आपके। तो इस प्रकार से इन्होंने कई सारे आपका संगीत में योगदान रहा है। इसका करेक्ट आंसर आपका विचित्र वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केवल सेमीटोन पर आधारित स्केल है, क्रोमेटिक स्केल, मेजर स्केल, माइनर स्केल या फिर पेंटाटोनिक स्केल। तो आपका क्रोमेटिक स्केल। क्रोमेटिक स्केल और मेजर स्केल, माइनर स्केल और पेंटाटोनिक स्केल, ये जितनी भी स्केल है टोटल 8 स्केल है। इन पर आपको पूरा एक मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप चैनल पर सर्च मारेंगे पाश्चात्य संगीत से रिलेटेड सभी स्केलों के बारे में वर्णन, ऐसा भी आप सर्च मार लेंगे या आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आपको पाश्चात्य संगीत की सभी स्केलों का पूर्ण वर्णन इस प्रकार का एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारी स्केलों के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए, इससे आपकी सारी स्केल जितनी भी होती है पाश्चात्य की वो क्लियर हो जाएगी। सारा कुछ यानी डिटेल में बताया मैंने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मतंग मुनि ने कितनी गीतियाँ बताई है? 7, 4, 6, 5। तो मतंग मुनि जी ने आपकी 7 गीतियाँ बताई है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 4 गीतियाँ बताई है। संगीत रत्नाकर में सारंग देव जी ने आपके 5 गीतियाँ बताई है। और सारंग देव जी की 5 गीतियों में मतंग मुनि ने 2 गीतियाँ और जोड़ के 7 बताई है। इनकी गीतियों के नाम हो गए भाषा और विभाषा। और इसके अलावा आपके सारंग देव जी की जो 5 गीतियाँ हैं वो आपकी है भिन्ना, गोड़ी, बेसरा, साधारणी और शुद्धा। और 4 गीतियाँ जो भरत मुनि जी की है वो मागधी, अर्धमागधी, त्रिथुला और संभाविता। यहाँ पे नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपकी स्क्रीन छोटी है। तो चलिए आगे का चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पाश्चात्य संगीत में वादी स्वर को क्या कहते हैं? डिसोनेंस, इनोसेंस, कॉन्सोनेंट या फिर आपके परमानेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कंसोनेंट हो जाएगा। ये कॉन्सोनेंट नहीं कंसोनेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं तो क्लियर हो जाएगा। कंसोनेंट, ये वादी स्वर को आपके पाश्चात्य में कहते हैं। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। कर्नाटक संगीत में 3 ताल को क्या कहते हैं? राजा ताल, आदि ताल, 3 ताल या फिर तालोई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आदि ताल। कर्नाटक संगीत में 3 ताल को आदि ताल कहते हैं। वैसे 3 ताल को राजा ताल, यानी कि ऐसा कहते हैं कि तालों का राजा किसे कहा जाता है, तो 3 ताल को कहा जाता है। तो ये भी एक है, लेकिन आपके कर्नाटक संगीत में आदि ताल इसको कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आयने अकबरी के लेखक कौन है? मिर्जा खान, अब्दुल्ला खान, अबुल फजल या फिर बूंदी खान। तो आयने अकबरी के लेखक है आपके अबुल फजल। नेक्स्ट चलते हैं। राग अहिर भैरव के कोमल नी स्वर को 1 टोन नीचे करने पर कौन सा राग बनेगा? अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस प्रकार के प्रश्न में, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको सारी प्रॉब्लमें सॉल्व की जाए। 1 टोन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे 1 टोन की बात की जा रही है। 1 टोन का मतलब आपके होता है पूरा एक स्वर। जैसे अगर मैं सा
है, तो सा से अगर एक टोन ऊपर की बात करें तो शुद्ध रे होगा। अगर हाफ टोन बोलें यानी कि सेमी टोन बोलें, हाफ स्वर अर्ध स्वर कहें, उसको इंग्लिश में सेमी टोन कहेंगे वेस्टर्न में, तो वो आपका कोमल रे होगा। लेकिन यहाँ पे फुल टोन यानी कि टोन की बात की जा रही है, यानी कि एक स्वर, तो आपका शुद्ध रे हो जाएगा। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ऊपर से कहेंगे तो ऊपर चलेंगे, नीचे से कहेंगे तो नीचे चलेंगे। अब यहाँ पे आपका प्रश्न है कि राग अहिर भैरव के कोमल नी स्वर को एक टोन नीचे करने पर कौन सा राग बनेगा। अहिर भैरव का आपको पूरा चलन पता होना चाहिए कि रे कोमल होता है अहिर भैरव में, ग शुद्ध, म शुद्ध, प शुद्ध, प तो शुद्धि होता है खैर, ध शुद्ध, नी कोमल, ये इसका चलन है। इसका सारे स्वर इसमें रे और नी को छोड़ के शुद्ध होते हैं और रे और नी आपका कोमल होता है और सारे स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी बात करें अगर हम, तो इसमें कहा है कि नी स्वर का एक टोन, नी स्वर को एक टोन नीचे करने पर, तो नी स्वर को एक टोन जब हम नीचे करेंगे तो आपका कोमल नी जो है उसका एक टोन नीचे, यानी कि ये बन जाएगा कोमल ध। और जब कोमल ध बन जाएगा तो आपका नी जो है वो तो वहाँ से हट ही गया, तो कोमल ध बनने के बाद आपका ये राग बन जाएगा राग भैरव, यानी कि कोमल नी को हमने कोमल ध कर दिया, तो वो जाएगा सारे ग म प ध निशा और कोमल रे कोमल ध हो जाएगा। तो कोमल रे कोमल ध आपके होता है राग भैरव में। नेक्स्ट चलते हैं, राग भैरव के कोमल रे स्वर को एक सेमीटोन ऊपर करने पर कौन सा राग बनेगा। अब यहाँ पे एक सेमीटोन की बात की जा रही है, तो एक सेमीटोन यानी कि आपका ये भैरव राग का हम लिख लेते हैं, ये आपके भैरव राग के स्वर हैं निशुद्ध और सा। अब रे को जब हम एक सेमीटोन ऊपर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका शुद्ध रे। सेमीटोन कर रहे हैं ये आपको याद रखना है, यानी कि हाफ नोट, तो रे शुद्ध हो गया, यानी सिर्फ कोमल ध वाला संपूर्ण राग आपका कौन सा होगा, राग भैरागी भैरव, जिसमें कोमल रे कोमल नहीं होता है, तो ये तो आपका हट ही गया, कोमल रे वाला नहीं आएगा। राग भैरव में भी कोमल रे होता है, रामकली में भी कोमल रे होता है, तो सीधा सा आपका राग नट भैरव जिसमें शुद्ध रे होता है, सिर्फ और सिर्फ कोमल ध का प्रयोग होता है, संपूर्ण जाति का राग है, पूरे सारे स्वर लगेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोमल ध का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राग बिहाग कौन से थाट का राग है, कल्याण, बिलावल, तोड़ी या फिर पूर्वी। तो राग बिहाग आपका बिलावल थाट का राग है। ग नी इसमें वादी संवादी है, कई स्टूडेंट इसमें कल्याण थाट लगा देते हैं लेकिन ये गलत है, बिलावल थाट का ये राग है आपका। कल्याण थाट इसलिए भी लगा देते हैं तीव्र मध्यम का सोच के। तीव्र मध्यम प्राचीन काल में तो तीव्र मध्यम बिहाग में लगता ही नहीं था, आगे चल के धीरे धीरे उसमें बदलाव आए तो तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम दोनों का प्रयोग किया जाने लगा राग बिहाग में। तो ग नी वादी संवादी है। रात्रि का प्रथम प्रहर इसका गायन समय है, रात्रि का प्रथम प्रहर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा आश्रय राग नहीं है। आश्रय राग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। आश्रय राग वो होते हैं जिनका थाट का नाम और राग का नाम सेम है। जैसे तोड़ी आपका थाट होता है तो उसका जो राग है तोड़ी वो आपका आश्रय राग कहलाएगा। पूर्वी थाट तो पूर्वी, अगर मैं बात करूं पुरिया तो पुरिया नाम का कोई थाट नहीं होता है, तो पुरिया राग आपका आश्रय राग नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ यूनिक मैंने यहाँ पे दिया है, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं अगर एग्जामिनर थोड़ा अलग टाइप से सोचेगा। अगर मेरे जैसा सोचेगा तो बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न आपका देगा एग्जामिनर। अब यहाँ पे इन्होंने दक्षिणी नाम दे दिए हैं लेकिन पूछा आपका क्वेश्चन क्या है, आश्रय राग नहीं है। तो कामवर्धनी आपका पूर्वी, यहाँ पे आपकी दो नॉलेज आपकी चेक कर रहा है एग्जामिनर एक प्रकार से, कि पूर्वी आपका जो है वो कामवर्धनी होता है, यह आपको पता होना चाहिए। हनुमत तोड़ी जो आपका भैरवी है। हिंदुस्तानी नाम इनके निकालिए पहले। खरहर प्रिया आपका काफ़ी राग है और शुद्ध सावेरी आपका दुर्गा है।
तो अगर आपको ये सब पता है तो पूर्वी आपका थाट होता है, भैरवी थाट होता है, काफ़ी थाट होता है, लेकिन दुर्गा आपका कोई थाट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर शुद्ध सावेरी। इस प्रकार का यूनिक क्वेश्चन आज तक शायद ही आपको किसी ने पढ़ाया होगा, तो इसलिए मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन सबसे अलग हैं, यूनिक हैं। और आप भी इसके बारे में राय बताइएगा क्या है। स्वरालय म्यूज़िक क्लास आपके लिए कुछ अलग ही कोशिश कर रहा है, जिससे आपकी बड़े लेवल की एग्ज़ामें भी आराम से क्लियर हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्रुवा गान किससे संबंधित है? नृत्य से, गायन से, नाट्य से या फिर वाद्य से? अब ये जो गान शब्द है ना, ये कंफ्यूज करेगा। गान शब्द से कई स्टूडेंट सोचेंगे कि गायन से है, लेकिन ध्रुवा गान जो है वो आपके नाट्य से संबंधित है। नाट्य में ध्रुवा नाम का जो गीत, मतलब ध्रुवा गान नाम से जो गाया जाता है, नाट्य में जो गान किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? ध्रुवा गान कहते हैं। तो ये आपके नाट्य से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, रास ताल में कितनी मात्रा होती है? रास ताल की बात करें तो 11, 13, 15, 17, तो रास ताल में 13 मात्रा होती है। नेक्स्ट चलते हैं, राग सोहनी गाते समय तानपुरे का प्रथम तार कौन से स्वर में मिलाते हैं? अब देखिए, तानपुरे का प्रथम तार जो होता है वैसे तो वो प स्वर में मिलाया जाता है, यानी जनरली अगर हम बात करें सामान्यतः तो प स्वर में मिलाया जाता है। लेकिन अगर आपके राग में प स्वर नहीं होता है और म स्वर है तो फिर उसको म में मिलाया जाएगा। और अगर प भी है, प भी नहीं है, म भी नहीं है, तो फिर उसको मिलाया जाता है नी में। तो अगर सोहनी की बात करें तो सोहनी में शुद्ध म नहीं होता है, तीव्र म होता है, प भी उसमें नहीं होता है, तो आपके सोहनी में नी स्वर में प्रथम तार को मिलाया जाएगा तानपुरे के। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी यूनिक और काफ़ी बढ़िया सा प्रश्न है, तड़बड़ तड़बड़ जैसे शब्द कौन से वाद्य को बजाने पर सुनाई पड़ते हैं? ढोलक, खोल, ताशा या फिर खंजीरा? तो तड़बड़ तड़बड़ शब्द आपके ताशा बजाने पे प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दमामा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? अवनत, सुशीर, तत् या फिर घन? तो दमामा आपके अवनत वाद्यों की श्रेणी में आता है। एमपी टेट के स्टूडेंट्स अगर जुड़ते हैं तो उनको मैं बता दूं कि इसी प्रकार के कुछ यूनिक क्वेश्चंस आपके मैंने करवाए हैं कोर्स में, यानी कि सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें कवर किए गए हैं। सितार के उस्ताद आमिर खां किस घराने से संबंधित है? अब आपको उस्ताद आमिर खां साहब के बारे में तो पता है कि वो इंदौर घराने के, लेकिन यहाँ पे पूछा है सितार के उस्ताद आमिर खां, रामपुर, विष्णुपुर, सेनिया या फिर इंदौर? तो कंफ्यूज करने के लिए इंदौर लिखा है, लेकिन ये रामपुर घराने से हैं आपके सितार के आमिर खां। नेक्स्ट प्रश्न है, जो वीणा बजाने में निपुण हो वो क्या कहलाएगा? वीण दाता, बीनकार, वाद्यराज या वीणातुर? तो ये आपके बीनकार कहलाएगा, क्योंकि प्राचीन समय में वीणा को बीन कहते थे। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर बीन नाम से आपको कुछ आ जाए तो आप वो सपेरे वाली बीन नहीं समझिएगा। बीन मतलब कि प्राचीन समय में वीणा को ही बीन कहते थे और वीणा बजाने वाले को बीनकार कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीसा नीसा सारे सारे रेगा रेगा किस प्रकार की तान के अंतर्गत आती है? सरोक तान, जबड़े की तान, गिटकरी की तान या फिर अचरक तान? तो ये आपके गिटकरी की तान कहलाती है, नीसा नीसा सारे सारे रेगा रेगा। अचरक की तान आपकी कैसी होगी? जिसमें आपके स्वर रिपीट होंगे, जैसे सासा, रे रे, गा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, उल्टा सीधा भी हो सकता है, तो ये मतलब रिपीट होना चाहिए स्वर, दो स्वर आपके रिपीट होंगे तो वो आपकी कहलाएगी अचरक की तान। ऐसा भी हो सकता है सासा, गा, रे रे, मामा, इस प्रकार की तान भी हो सकती है, तो वो भी आपकी अचरक की कहलाएगी। सरोक तान क्या होगी? 4 स्वर सिलसिलेवार हो, जैसे सारे गा मा, रे गा मा पा, यानी कि एक सीक्वेंस में चल रहे हो। जैसे अगर मैं ले लूँ सागा मा पा, रेमा पधा, इस प्रकार का भी ले सकते हैं, बस 4 स्वर होना चाहिए और सीक्वेंस में चलना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा? सरोक की तान आपकी कहलाएगी। और जबड़े की तान अगर आपको सुनना है तो आप सलामत अली जी को सुन लीजिए। सलामत अली, उनके बेटे जो हैं शफाकत अली, इन सबको सुनिए, वो देखेंगे कि उनको देखिएगा गाते समय, वीडियो देखिएगा उनका कि किस प्रकार जबड़े की तान वो गाते हैं, जबड़ा पूरा खोल देते हैं।
तो इस प्रकार की तान आपको उनसे सुनने को मिल जाएगी। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सलामत अली खां किस प्रकार की तान गाते थे। स्त्री के तानपुरे में कौन सा तार पीतल का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो स्त्री के तानपुरे में चौथा तार पीतल का होता है। तानपुरे की बात करूं मैं तो तानपुरे पे भी एक बहुत बढ़िया सा डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। इंस्ट्रूमेंट में मैंने दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके तानपुरा, सितार और आपकी वीणा, तीनों ही इंस्ट्रूमेंट मैंने कवर किए हैं, जो कि आपकी किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो तानपुरे से या सितार से या वीणा से, तीनों में से अगर एक प्रश्न भी नहीं आता है तो वो पेपर ही नहीं है। एक्चुअल में इनमें से एक प्रश्न तो आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो आपको तीनों अच्छे से करने और तीनों पे आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, थ्योरी के भी मिल जाएंगे, एमसीक्यू के भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तानपुरे में दांड के ऊपर की ओर कितनी खूंटियाँ होती है, 2, 3, 4, 1? अब जो आपका तानपुरा होता है इसमें कई स्टूडेंट सोचेंगे कि इसका आंसर होगा 4। ये जो आपका तानपुरा है इस प्रकार का, तो इसमें जो आपका है यहाँ पे जो खूंटियाँ होती है, एक यहाँ पे निकली होती है, एक यहाँ पे निकली होती है, और ये जो आपका है एक इस प्रकार से आपकी होती है, एक इधर और एक आपकी इधर। तो ये जो आपकी तानपुरे की जो खूंटियाँ होती है, इसमें पूछा गया है डांड, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये डांड कहलाता है। देखिए मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको हंसी भी आ रही होगी ये किस प्रकार की ड्राइंग है, लेकिन मैं कह दूँ कि मैं ड्राइंग में शुरू से कच्चा रहा हूँ, बस मैं आपको म्यूज़िक अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो ये आपका जो डांड वाला पोर्शन है, इसके ऊपर आपकी कितनी खूंटियाँ आ रही है, तो 1 और आपकी 2, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए कुछ यूनिक क्वेश्चन है। तानपुरे में कितने मनके होते हैं, 3, 2, 4, 6? तो तानपुरे में आपके 4 मनके होते हैं। मनके वही होते हैं जिससे तानपुरे को मतलब सूक्ष्म रूप से मिलाया जाता है। शोभना नारायण नृत्य के किस घराने से संबंधित है, जयपुर, बनारस, राजगढ़ या फिर लखनऊ? तो शोभना नारायण आपके लखनऊ घराने से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, नाट्य शास्त्र में कितने मार्गों का वर्णन मिलता है, 3, 2, 4, 7? 3 मार्गों का वर्णन मिलता है। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 27 मिनट हो चुके हैं। स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ने अभी तक तो सारे वीडियो आधे घंटे में कंप्लीट कर दिए और इस बार लेट कर रहे हैं। तो संगीत रत्नाकर में कितने मार्गों का वर्णन मिलता है, 3, 2, 4, 6? तो 4 मार्गों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, संगीत चूड़ामणि में कितने मार्गों का वर्णन मिलता है, 3, 4, 6, 7? तो संगीत चूड़ामणि में 6 मार्गों का वर्णन मिलता है। सब कुछ नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। उस्ताद हाफिज़ अली के पिता का क्या नाम था, उस्ताद रसूक अली, उस्ताद नन्हे खां, उस्ताद सादिक अली, उस्ताद शिफादत खां? तो इनके पिता का नाम था उस्ताद नन्हे खां। इनका जन्म 1888 में हुआ है। अमजद अली खां साहब के ये पिता हैं। और हाफिज़ अली खां साहब की बात करें तो सरोद की जो बंकश घराने की 5वीं पीढ़ी में ये आते हैं। और इनकी जो पीढ़ी है यानी कि ये जो सरोद घराने से बिलोंग करते हैं, ये जो घराना है तानसेन का वंशज माना जाता है। महान तानसेन की बेटी का वंशज ये है, उनके वंशजों में इनका ये नाम आता है। और ऐसा कहते हैं कि सरोद का आविष्कार भी इनके वंशज में से ही हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अमीर खुसरो कौन सी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे? तो ये कुछ अलग क्वेश्चन है। अमीर खुसरो ने ख्याल का आविष्कार किया, तराने का आविष्कार किया, ये सभी को पता है, लेकिन कुछ अलग प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं। तो ये प्रश्न है संस्कृत, अरबी, फारसी या फिर उर्दू? तो इन्होंने फारसी भाषा के ये कवि थे। नेक्स्ट चलते हैं, संगीतांजलि के कितने भाग हैं, 2, 12, 6 या फिर 7? तो संगीतांजलि के आपके 6 भाग हैं। और संगीतांजलि किसकी पुस्तक है, तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की। तो ये नोट कर लीजिएगा, ओमकार नाथ ठाकुर आपके पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य हैं। पिंग किस काल का वाद्य यंत्र है, वैदिक काल, मध्यकाल, रामायण काल या फिर महाभारत काल? तो पिंग आपका वैदिक काल का वाद्य यंत्र है। शंकर भगवान तांडव नृत्य किस वाद्य पर करते थे, ढोलक, डमरू, मृदंग या फिर शंख? तो तांडव नृत्य ये मृदंग पर करते थे। कई स्टूडेंट सोचेंगे कि डमरू होगा इसका आंसर, लेकिन ये गलत है। सुहाग भैरव किसकी रचना है, उस्ताद सलामत अली खां, उस्ताद अली अकबर खां, बिंदादीन महाराज या फिर उस्ताद अमजद अली खां? तो सुहाग भैरव आपके उस्ताद अमजद अली खां की रचना है।
जुबिन मेहता को कितने ग्रैमी अवार्ड मिले हैं? तो 2, 5, 3, 4। तो जुबिन मेहता को 5 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। एक ग्रैमी अवार्ड पे भी मेरा बहुत ही अच्छा वीडियो जिसमें मैंने कौन से कलाकार को ग्रैमी अवार्ड कौन कौन से कलाकार को मिले हैं, कब मिले हैं, कितने ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, सब कुछ मैंने उस क्लास में बताया है। वो वीडियो इतना चला क्यों नहीं मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। सारे ग्रैमी अवार्ड उसमें मैंने कवर किए हैं। हाँ, जुबिन मेहता के बारे में मैंने उसमें 3 ग्रैमी अवार्ड बताया था, तो उसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। इन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। उस समय शायद अपडेट नहीं था, लेकिन बाद में अपडेट हुआ कि 5 ग्रैमी अवार्ड ये जीत चुके हैं अभी तक 2023 तक में। अमरनाथ कौन सी विधा से संबंधित है? गायन, वादन, नृत्य या फिर नाट्य? तो ये आपके गायन से संबंधित है। अमरनाथ किसके शिष्य हैं? उस्ताद हाफिज़ अली खां, उस्ताद सुल्तान खां, उस्ताद आमिर खां या फिर उस्ताद बंदे अली खां? तो ये आपके उस्ताद आमिर खां, इंदौर घराने वाले, उनके ये शिष्य हैं। कुमार गंधर्व जी की मृत्यु कब हुई? तो 1992 में हुई। कहाँ हुई? तो देवास में हुई। नेक्स्ट चलते हैं। लगन गंधार राग के रचयिता कौन है? बाल गंधर्व, सवाई गंधर्व, देव गंधर्व, कुमार गंधर्व? तो कुमार गंधर्व लगन गंधार राग के रचयिता हैं। सवाई गंधर्व आपके पंडित भीमसेन जोशी जी के गुरु हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी ने इन्हीं से शिक्षा ली है आपके। चंद्र सारंग का आविष्कार किसने किया? कुमार गंधर्व, बाबा अलाउद्दीन खान, शंकर पंडित या फिर उस्ताद सलामत अली? तो यह आपके बाबा अलाउद्दीन खान ने इसका आविष्कार किया। सारंग देव ने च्युत सड़च कौन सी श्रुति पर स्थापित करा? तीव्रा, मंदा, छंदोवती या दयावती? तो तीसरी श्रुति पर उन्होंने स्थापित करा, यानी कि तीव्रा, कुमुदती, मंदा यानी मंदा पर स्थापित करा। नेक्स्ट चलते हैं। अभिनव गुप्त कहाँ के निवासी हैं? कश्मीर, कन्याकुमारी, मुंबई या फिर कोलकाता? तो ये अभिनव गुप्त वही वाले हैं आपके नाट्य शास्त्र की टीका वाले, जो अभिनव भारती अभिनव गुप्त जी ने लिखी है, उन्हीं अभिनव गुप्त की बात हो रही है। तो ये आपके कश्मीर के निवासी हैं। तो ये देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का संगीत सिद्धांत ग्रंथ किसने लिखा? कल्लीनाथ, शार्दुल, आचार्य बृहस्पति या फिर कीर्तिधर? तो यह आपके आचार्य बृहस्पति ने लिखा है। भरत मुनि का इन्होंने पूरा इसमें नाट्यशास्त्र के बारे में पूरा विवरण इन्होंने भी किया है। स्वरों के लिए उपांत्य शब्द का प्रयोग किस ग्रंथकार ने किया है? ये सबसे आपका 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है, यानी अभी तक आपने इस प्रकार का प्रश्न कहीं भी नहीं देखा होगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टफ लेवल के प्रश्न है ये। लोचन, श्रीकंठ, शार्दुल या फिर तुलजा जी? तो श्रीकंठ जो है उन्होंने उपांत्य शब्द का प्रयोग किया है स्वरों के लिए। रस कौमुदी के कितने भाग हैं? 6, 4, 3, 2। रस कौमुदी आपके श्रीकंठ की पुस्तक है, तो 2 भाग हैं रस कौमुदी के। नेक्स्ट चलते हैं। दीपक राग का समय काल क्या है? दिन का प्रथम प्रहर, दिन का अंतिम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का अंतिम प्रहर? तो दिन के अंतिम प्रहर में आपके दीपक राग को गाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। दीपक राग किस भगवान के मुंह से उत्पन्न हुआ है? ये भी कुछ यूनिक क्वेश्चन है। विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति? तो यह आपके शिव भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ है। देखिए मैंने फिर भी 2 से 3 मिनट में आपके सारे कंप्लीट कर दिए। कच्छपी वीणा किससे संबंधित है? नहीं तो फिर स्टूडेंट को शिकायत हो जाती है कि सर ने ज़्यादा टाइम में कंप्लीट किया है, तो कम समय में ही आपका कंप्लीट हो गया है। महादेव, सरस्वती, भरत, मतंग? तो कच्छपी वीणा जो है आपके सरस्वती माता की वीणा है। महादेव यानी कि शिव जी की वीणा का नाम है अवलंबी वीणा, अवलंबी वीणा। भरत मुनि जी की है मत कोकिला, मत कोकिला। और मतंग मुनि की है चित्रा वीणा, इसीलिए इनको चैत्रिक भी कहते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है हमारे इस टेस्ट का और काफ़ी अच्छा प्रश्न। ध्रुपद समारोह कहाँ होता है? मुंबई, ग्वालियर, भोपाल या फिर पुणे? तो ध्रुपद समारोह आपके भोपाल में होता है।
तो इस प्रकार हमने सारे 50 क्वेश्चंस किए हैं और क्या बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। अब यह आप खुद बताइएगा कमेंट करके कि कैसे प्रश्न थे। आज तक आपने कहीं किसी भी क्लास में या कहीं पर भी ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, और यही प्रश्न आपके DSSB UGC नेट जैसी बड़ी एग्ज़ामों में आपके बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फुल क्लास अटेंड करी है, और आगे चल के भी इसी प्रकार के आपके टेस्ट में लाते रहूँगा। अभी इतना टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया तबीयत ख़राब थी, तो आगे आपका मैं डिले नहीं करूँगा। जिस प्रकार से आपका चल रहा था एक एक दिन छोड़ के आपके टेस्ट आ रहे थे, तो अब उसी प्रकार से आएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मेरे सारे वीडियोस देखिए, सारी क्लासेस देखिए, थ्योरी क्लासेस देखिए, मॉक टेस्ट देखिए, पेपर सॉल्यूशन देखिए, महा मैराथन क्लासेस देखिए, 50 MCQ की सीरीज़ ज़रूर देखिए। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।